तो देखो ये है चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th चैप्टर 5 है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको इन शॉर्ट एपी भी लिखा जाता है। तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है इसमें से काफी कुछ सिलेबस से रिमूव्ड है, ठीक है। तो उस पर हम आएंगे, क्या क्या पार्ट रिमूव्ड है, कौन सा क्वेश्चन रिमूव्ड है, उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में। ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें बेसिक्स क्या क्या है वो समझो पहले। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें सीक्वेंस समझना पड़ेगा। सीक्वेंस क्या होता है, फिर सीरीज क्या होती है वो समझना पड़ेगा, फिर प्रोग्रेशन समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमको ये एपी समझ में आएगा। तो इतनी सारी चीजें समझने के बाद हमको ये एपी का मतलब पता चलेगा। देखो सीक्वेंस में क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। ये है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेटर्स, नंबर्स, एनिमल्स, कुछ भी etc। कैसे बनता है ये, तो मैं एक सीक्वेंस तुमको बना के दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा है टेबल, चेयर, बेड, ठीक है। टेबल चेयर बेड, उसके बाद फिर लिखा टेबल, फिर लिखा चेयर, फिर लिखा बेड, फिर लिखा टेबल। अब पूछता हूं नेक्स्ट क्या आएगा, बता सकते हो? यस सर। बताओ। चेयर। चेयर। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। टेबल है, फिर चेयर है, फिर बेड है, फिर टेबल चेयर बेड, फिर टेबल चेयर, तो अगला बेड होगा। तो सीक्वेंस में क्या होता है, नेक्स्ट मेंबर क्या होता है वो हम बता सकते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस किसी भी चीज पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट पे हो सकता है, लेटर्स पे, नंबर्स पे, एनिमल्स पे। जैसे लेटर्स पे देखो ए ई आई ओ यू, फिर ए ई आई। अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा? ओ। ओ, फिर यू, फिर ए से स्टार्ट होगा इस तरीके से। तो इसमें नेक्स्ट क्या आएगा हम बता सकते हैं। ये किस पे है, लेटर्स पे है। नंबर्स पे भी हो सकता है, एनिमल्स पे भी, कुछ भी, कोई किसी भी चीज पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो हो जिसमें हम नेक्स्ट मेंबर बता सकते हैं, तो इसको बोलते हैं सीरीज। ये सीरीज है, ये भी सीरीज है। अब ये सीरीज अगर नंबर्स पे हो तो उस सीरीज को बोलते हैं प्रोग्रेशन। इफ द सीरीज इज ऑन नंबर्स, अगर ये सीरीज नंबर्स पे हो, इट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। कहने का मतलब प्रोग्रेशन में भी नेक्स्ट मेंबर क्या होगा वो हम बता सकते हैं। प्रोग्रेशन में भी नेक्स्ट मेंबर क्या होगा वो हम बता सकते हैं क्योंकि ये सीरीज है। तो प्रोग्रेशन नंबर्स पे होती है। जैसे देखो मैं एक प्रोग्रेशन तुमको बना के दिखाता हूँ। ये लिखा मैंने 10, फिर लिखा 15, फिर 20, 25, नेक्स्ट क्या होगा 30, फिर 35, सो ऑन। तो ये नंबर्स पे है, ये बन गया प्रोग्रेशन। और ये सीरीज भी है क्योंकि नेक्स्ट क्या है बता सकते हैं ना। अब ये सीरीज जो है वो नंबर्स पे है, ठीक है। तो नंबर्स अगला क्या आएगा वो भी हम बता सकते हैं। ये है हमारी प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये सीरीज और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्लियर है। सॉरी सीक्वेंस, और ये सीरीज नहीं है, सॉरी ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्लियर है, ये भी सीक्वेंस है। अभी सीरीज मैंने बताया। सीक्वेंस अल्फाबेटिकल होते हैं और प्रोग्रेशन नंबर्स वाले होते हैं। सीक्वेंस अल्फाबेटिकल नहीं, कुछ भी हो सकते हैं। प्रोग्रेशन ये नंबर्स पे होते हैं। सर सीक्वेंस आपकी आवाज। चलो, तो सीक्वेंस में क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स पे हो सकता है, लेटर्स पे, नंबर्स पे, एनिमल्स पे, किसी चीज पे भी हो सकता है। और प्रोग्रेशन जो होता है वो नंबर्स पे होता है। तो ये हमारा प्रोग्रेशन है,
ठीक है। अब देखो प्रोग्रेशन के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप एपी, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर 2 जीपी होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नंबर 3 होता है एचपी, इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अभी तुम्हारे बस ये समझो, क्लास 10th में जो पढ़ना है वो सिर्फ एपी पढ़ना है। ये 10th में पढ़ना है, 10th में भी है और 11th में भी है थोड़ा सा। ये पूरा 11th में है और ये तुम्हारा जेई के सिलेबस में है। तो तुमको सिर्फ अभी एपी पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ एपी पढ़ना है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन एपी जीपी एचपी को अगर हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझे, फ्लो चार्ट के थ्रू, तो ये मान लिया हमारा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। इसके अंदर हमारा प्रोग्रेशन है। अब प्रोग्रेशन में हमारी एपी है, जीपी है, एचपी है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये वाला एपी, ये वाली जीपी, ये वाली एचपी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, ये हमारा सीक्वेंस है। अब कहने का मतलब हर एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है। हर एक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस होता है। बट सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन होंगे वो जरूरी नहीं है। ये देखो एक सीक्वेंस है बट ये प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स पे नहीं है। ये जो है प्रोग्रेशन है, ये सीक्वेंस सबसे पहले होगा क्योंकि नेक्स्ट मेंबर हम बता सकते हैं। हाँ जी। अब जो एपी है वो प्रोग्रेशन गारंटी होगी, बट सारे प्रोग्रेशन एपी होंगे ये जरूरी नहीं है। प्रोग्रेशन जीपी भी हो सकता है, एचपी भी हो सकता है। ये वाली बात है। अब देखो एपी, सारे के सारे एपी सीक्वेंस होंगे बट हर एक सीक्वेंस एपी बनेगा गारंटी नहीं है। हाँ जी। ये भी साइड में बना लो। हो गया? एक मिनट से। तो अब चलो एपी के बारे में पढ़ते हैं। पहला प्रोग्रेशन जो हमारे सिलेबस में है, अभी तक तो बेसिक चल रहा था, यहां से हम जो भी पढ़ेंगे वो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो ठीक है। पहला प्रोग्रेशन उसकी बात करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो पहली चीज ये नंबर्स पे होगी और नेक्स्ट मेंबर क्या होगा हम बता सकते हैं। द प्रोग्रेशन, समझना ध्यान से, ठीक है, इन विच द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is constant
कॉल्ड एज एपी। ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें टर्म्स के बीच का, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो, उसको एपी बोलते हैं। ये जो डिफरेंस है ना कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, इस वर्ड को समझ लो पहले। तो ये डिफरेंस निकालेंगे ना, तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, डिफरेंस निकालते वक्त हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे, वो डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं, 3, 7, 11, 15, 19, 23 एंड सो ऑन। इसमें क्या है देखो, जो फर्स्ट टर्म है ना वो 3 है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। A2, A2 मतलब सेकेंड टर्म, वो कितना है 7, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। तो कहने का मतलब ये है, ईच मेंबर ऑफ एन AP is a term of the given AP. It is denoted by A, और वो कौन सा टर्म है, N। ठीक है, ईच मेंबर जो है वो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। जैसे मान लो मुझे 10th टर्म लिखना है, तो A10, 10 यहां सफिक्स में रहेगा, A10 ऐसे मत लिखना। ठीक है, A और 10 यहाँ पे सफिक्स में रहेगा, इसका मतलब ये है हम 10th टर्म की बात कर रहे हैं। ये बात क्लियर बोलो? यस सर। तो ईच मेंबर जो है ना, ये 19 है, ये भी कोई ना कोई टर्म होगा। ये कौन सा टर्म होगा? 1 2 3 4 5, तो ये A5 की वैल्यू है, A5 है। ये 5 बिल्कुल नीचे छोटा सा सफिक्स में रखेंगे, बट ये 5 दिखना चाहिए, इतना छोटा मत लिख देना कि दिखाई ना पड़े। तो इस प्रोग्रेशन का, ये प्रोग्रेशन AP है, हमको सिर्फ AP पढ़नी है 10th क्लास। तो इस प्रोग्रेशन में ये 19 जो है वो कौन सा टर्म है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है। ओके, तो 23 सिक्स टर्म होगा। ये 23 कौन सा टर्म है? सिक्स टर्म है। तो ये सारे हमारे AP फॉर्म कर रहे हैं। कैसे AP फॉर्म कर रहे हैं? तो डिफरेंस अगर इनका कांस्टेंट है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का, डिफरेंस का मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। चलो, नेक्स्ट टर्म 7, उससे पहले 3 है, तो 7 माइनस 3 करो, कितना आ गया? 4। 11 माइनस 7 करो, 4। 15 माइनस 11 करो, 4। 19 माइनस 15 करो, 4। 23 माइनस 19 करो, 4। तो ये डिफरेंस देख रही हो, कांस्टेंट है 4 4 4। तो अगला टर्म अगर 27 लिख दे तो उसका डिफरेंस भी 4 रहेगा। डिफरेंस निकालते वक्त ध्यान रखोगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करना है, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है। 3 के पहले कुछ नहीं था, 3 के पहले कुछ नहीं था, इसलिए उसका डिफरेंस नहीं निकाल पाए। तो अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट है, ऐसे नंबर्स का जो सीरीज बना है उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं AP। ये AP है। अब देखो इसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं। A को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पे 3 है। D एक टर्म आएगा जिसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 है। ये जो है ना 4, वो कॉमन डिफरेंस है। इस फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो अब हमें एक फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला टू कैलकुलेट nth टर्म ऑफ द गिवन AP। ये फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, छोटा सा फॉर्मूला है जो बहुत काम का है। AP का फर्स्ट फॉर्मूला है ये, ठीक है, समझना इसको। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? जैसे मान लो ये AP दे दिया, इतने सारे टर्म्स नहीं देगा, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स दे देगा। यही AP मान लो दे दिया 3 7 11 डैश डैश डैश, और बोलेगा फाइंड करो इसका 19th टर्म, या फाइंड करो इसका 337th टर्म। इतने बड़े बड़े टर्म्स पूछेगा, समझ रही हो? तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे टर्म्स लिख के फिर काउंट करके बताएं। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सारे टर्म्स लिखें और फिर काउंट करके बताएं, बहुत टाइम लग जाएगा, गलत भी हो जाएगा, इतना इजी भी नहीं होगा।
तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए ये निकालने का, ये निकालने का एक फॉर्मूला चाहिए। देखो कैसे करते हैं इस फॉर्मूले को। यही सीरीज ले लेते हैं, ठीक है, यही प्रोग्रेशन ले लेते हैं। 3, 7, 11, 15, 19, 23 डैश डैश डैश। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना होता है, ए ओनली, फर्स्ट टर्म केवल ए होता है, उसकी वैल्यू कितनी है 3। इसका सेकेंड टर्म कितना है 7 है, सेकेंड टर्म 7 है, तो 7 को 3 + 4 लिख सकती हो ना, ये कॉमन डिफरेंस भूल मत जाना, ये सारे कॉमन डिफरेंस है इनके बीच में। तो 7 निकालने के लिए 3 में कॉमन डिफरेंस 4 ऐड कर सकते हैं। यस सर। तो 3 जो है वो ए की वैल्यू है और 4 क्या है, डी है। आगे देखो, इस एपी का थर्ड टर्म चाहिए, थर्ड टर्म मतलब 11। तो 11 कैसे मिलेगा, 3 में देखो, यहाँ 3 पे खड़ी हो, 11 पे जाना है, तो 3 में ये 4 और ये 4 ऐड करना पड़ेगा, 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेंगे तो 11 मिल जाएगा। तो 3 + 2 × 4, ये कितना हो गया, a + 2d। समझ आ रहा है, ये a है ये d है। यस सर। a4 अगर चाहिए, a4 मतलब 15 कैसे मिलेगा, तो 3 में क्या ऐड करना पड़ेगा, देखो यहाँ देखो, ऊपर देखो, ये 15 हमको चाहिए, तो 3 में एक बार ये 4 ऐड करो, एक बार ये 4 और एक बार ये 4, 3 टाइम्स। 3 × 4। हाँ, तो 15 क्या होगा, 3 + 3 × 4, ये हो गया a + 3d। तो इसी ऑर्डर में, इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो nth टर्म क्या होगा। अब समझो, फर्स्ट टर्म जब निकाल रहे थे तो केवल a लिखा था, सेकेंड टर्म जब निकाल रहे थे तो a + d लिखा था, ये एक्चुअली में a + 1 × d है। ये 1 कहां से आ रहा है, तो जो वाला भी टर्म निकाल रही हो उसमें से 1 कम करो और उसके साथ d का मल्टीप्लाई कर लो। चेक करो, यहाँ पे a3 निकाल रहे हैं तो a तो रहेगा ही रहेगा सब में, d का कोएफिशिएंट क्या होगा, मतलब d को कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेगा, तो जो टर्म निकाल रहे हैं उसमें से 1 कम करो, 3 - 1 तो ये हो गया 2। फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो d का कोएफिशिएंट क्या है 3, 3 कहां से आ रहा है, जो भी टर्म निकाल रहे हैं उसमें से 1 कम करो तो 3d। अब अगर nth टर्म निकाल रहे हैं तो a तो रहेगा इसमें, a सब में है, d का जो कोएफिशिएंट होगा वो n से 1 कम होगा, n - 1 होगा। तो ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, an = a + n - 1 × d। अब देखो इस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या क्या है, a = a, सॉरी, an = a + n - 1 × d, where an = nth term, a = first term, n = number of terms, d = common difference। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं चेक करने के लिए, इसी एपी का हम 13th टर्म निकालते हैं। ये एपी है 3, 7, 11, 15, इस तरीके से हमें इसका 13th टर्म निकालना है। 13th टर्म निकालने के लिए पहले an का फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखो 13th टर्म निकालना है ना, तो n की जगह पे 13 पुट करो इस फॉर्मूले में, यहां 13 पुट करोगे तो a 13 हो गया, a n को 13 पुट करोगे तो 13 - 1 ये हो गया 12d। अब a और d की वैल्यू एपी से देख के निकालो, इस वाले एपी में a कितना है 3, फर्स्ट टर्म a होता है, कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ध्यान रखो, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 7 - 3, d कितना हो गया 4, रखो फॉर्मूले में, 3 + 12 × 4, 3 + 48 कितना आ गया 51, ये आंसर होना चाहिए। अब जरा इसके हम 12 टर्म लिख के देखते हैं, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55 so on। 12th टर्म काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 टर्म है 51, तो मैच कर रहा है। ये सब एग्जाम में नहीं करना है, ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि देखो फॉर्मूला हमारा बिल्कुल करेक्ट निकल के आए, तो ये आंसर हो गया।
बोलो समझ आया? यस सर। कॉपी करो। ठीक है, तो ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, एपी का फर्स्ट फॉर्मूला हमने सीख लिया है। इसमें कॉमन डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से। मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। जो डी होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कैन बी, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरैशनल हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है? डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं तुमको एक एपी दिखाऊं, 1, 1.2, 1.4, 1.6, इस एपी में कुछ है। हाँ, 0.2 इसका कॉमन डिफरेंस है। ए है 1, फर्स्ट टर्म ए होता है। कॉमन डिफरेंस अगर निकालना हो तो क्या करना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म माइनस होगा। तो 1.2 माइनस 1 कितना आ गया, 0.2। तो कॉमन डिफरेंस डेसिमल में भी आ सकता है। अब इसी एपी का मैं पूछूं 10th टर्म बताओ, तो क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 9d। हाँ, ऊपर an का फॉर्मूला जरूर लिखना। ये फॉर्मूला जब भी लिखोगी तो nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेना। तो 10th टर्म क्या होगा, a प्लस 9d। a हो गया यहाँ पे 1 और 9 इंटू 0.2, तो 1 प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई 18 और डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट, तो 1.8, ये हो गया 2.8। इस एपी का 10th टर्म कितना होगा, 2.8। लिख के देखो, 10th टर्म 2.8 आएगा। तो डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसको भी नोट कर लो। तो इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे। अपनी बुक निकाल लो, एक्सरसाइज 5.1। मैं फाइल अपलोड नहीं कर रहा हूं, ठीक है? 5.1 एक्सरसाइज अपनी अपनी बुक निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 1, बुक निकल गया? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं। मैं मैक्सिमम पार्ट डिस्कस करूंगा, जो पार्ट बहुत ही सिंपल है वो होमवर्क होगा, ठीक है? ठीक है सर। तो अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया है ना, उसमें 5.1, 5.2 सॉल्व हो जाएगा। हम करते हैं दोनों, देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं आज। तो 5.1 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? कुछ सिचुएशंस दिए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर वो है ₹15 एंड फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर ₹8 है। फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर ₹8। ठीक है? तो हमें क्या करना है, बहुत सारे केसेस लेने हैं। जैसे फर्स्ट केस में मान लिया हमने सिर्फ 1 किलोमीटर जाना है, तो फेयर कितना रहेगा, ₹15 रहेगा। अगर किसी को 2 किलोमीटर जाना है तो फेयर कितना रहेगा, 15 तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है, उसके बाद हर एक 8 ऐड हो जाएगा, 23। किसी को 3 किलोमीटर जाना हो तो कैसे निकलेंगे, 15 सॉरी 31, उसमें 16 ऐड कर लेंगे, क्योंकि अगले 2 किलोमीटर के लिए ₹8 2 बार ऐड होगा। तो 15 प्लस 16 कितना हो गया, 31। नेक्स्ट किलोमीटर का फेयर बताओ, 4 किलोमीटर के लिए 39। एक और 36, सॉरी 47। बहुत सही जा रही है। तो ये हो गया फेयर।
अब ये एपी बनता है कि नहीं बनता है हमको वो चेक करना है। देखो कैसे चेक करते हैं, एपी कैसे चेक करते हैं वो भी देख लो। अगले कुछ क्वेश्चन में हमको एपी वेरीफाई करना है, तो कुछ टर्म्स लिख लो, एटलीस्ट 5 टर्म्स जरूर लिख लो। अब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो। सेकेंड टर्म 23 माइनस 15, मैं बिल्कुल तुम्हें एबीसीडी सिखा रहा हूँ, ये समझो। 8 आ गया। तो एपी का वेरिफिकेशन, ये प्रोसेस माइंड में रखोगे, फिर अगले जितने क्वेश्चन होंगे ना वेरिफिकेशन वाले, वो मैं स्किप करूंगा। जितने भी टर्म्स दिए होंगे तुम उनमें हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस चेक करोगे। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो। थर्ड टर्म मतलब 31 माइनस 23, ये भी 8 आ गया। फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करो, 39 माइनस 31, ये भी 8 आ गया। अगर तुमने एक और लिख दिया है तो वो भी कर लो, अदरवाइज 3 तक का काफी है। इसकी जरूरत नहीं थी बट कोई नहीं, लिख दिया अगर। A5 माइनस A4, तो 47 माइनस 39, ये भी 8 आ गया। अब लिखोगी एज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is equal, so this is an AP। ये हमारा आंसर हो गया। समझ आ रहा है फर्स्ट पार्ट? यस सर। तो इस तरीके से इसमें और भी पार्ट्स हैं, एक दो पार्ट और करते हैं। सेकंड पार्ट एक साथ कॉपी कर लेना, देख लो। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ये थोड़ा सा फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक वैक्यूम पंप है, मैं सिचुएशन समझाता हूँ। ये मान लो हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, एयर प्रेजेंट है, सील पैक। एयर को एंट्री का एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है, सील पैक है। पूरा कंटेनर जो रिजर्वायर है वो पूरा स्टील पैक। इसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है कहीं पे, ये मान लिया यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा है, इसमें एक टैप लगा है, बंद कर देंगे तो ये पैक हो जाएगा, उसको खोल देंगे तो एयर निकलना शुरू हो जाएगा। वैक्यूम पंप क्या करता है, इसमें से एयर रिमूव करता है। ठीक है, कितना रिमूव करता है, तो 1/4, जितना भी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 रिमूव करता है। ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लेंगे। जैसे मान लिया हमने 5 मिनट्स का ड्यूरेशन ले लिया, हर एक 5 मिनट पे एक बार हम एयर रिमूव करेंगे, हर एक 5 मिनट्स पे, हर एक 1 घंटे पे एक ड्यूरेशन ले लिया हमने। स्टार्टिंग में मान लिया इसमें वॉल्यूम V है, V वॉल्यूम है इसमें एयर का। तो स्टार्ट में वॉल्यूम कितना था, V है। अब क्या होगा वो देखो। जैसे 2 बजे मान लो मैंने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, अब मैंने टाइम ड्यूरेशन 5 मिनट्स का ले लिया, हर एक 5 मिनट पे 1/4 एयर रिमूव हो रहा है। तो स्टार्ट में 2 बजे कितना था, V वॉल्यूम था। अब 2:05 पे क्या होगा, ये एयर रिमूव करेगा 1/4। कैसे करेगा, तो V वॉल्यूम है, इसमें से माइनस करेगा 1/4, और जितना वॉल्यूम इसमें है, उसमें V वॉल्यूम था पहले, तो V में से 1/4 ऑफ V माइनस हो जाएगा। कितना एयर बच जाएगा, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो गया, 4, ये हो गया V माइनस, मतलब 4V माइनस V, ये आ गया 3V/4। तो 2:05 पे कितना वॉल्यूम रहेगा एयर में, 3V/4। ये समझ में आ रहा है? ये समझ आया कि नहीं आया? तो 2:05 पे ये वॉल्यूम बचा 2:05 पे। नेक्स्ट इंटरवल 2:10 पे, 2:10 पे फिर से ये पंप एक्टिवेट होगा। और अभी कितना वॉल्यूम है इसके अंदर, V में से ये वॉल्यूम निकाल दिया है, तो 2:09 पे या 2:10 स्टार्ट होने से पहले 3V/4 उसके अंदर वॉल्यूम था, है ना। अब ये वॉल्यूम है, इसमें से फिर रिमूव करेगा 1/4, और किसका 1/4, तो जितना एयर प्रेजेंट है उस वाले का 1/4। ठीक है, तो ये बच गया। एलसीएम ले लो फिर से, ये 3V/4 माइनस 3V/16, तो 16 और 4 का एलसीएम 16, ये 4 से 4 टाइम्स, 4 3 जा 12V माइनस 3V, कितना आ गया, 9V/16। तो अब वॉल्यूम कितना बचा, 9V/16। एक और टर्म निकालते हैं। 2:10 पे वॉल्यूम इसमें है 9V/16, ये वॉल्यूम बचा अभी। 2:15 पे क्या होगा,
फिर से पंप एक्टिवेट होगा, और अभी उसमें वॉल्यूम है 9V/16, उसमें से माइनस करेगा 1/4। किसका 1/4? जो वॉल्यूम अभी है उसका 1/4 माइनस कर लेगा। तो एलसीएम ले लो, इस बार 16 और 64 का एलसीएम हो गया 64। 64 से 4 टाइम्स, 4 9 जा 36V माइनस 9V, ये 27V/64। तो ये वॉल्यूम बचा कितने टाइम पे? 27V/64। तो इस तरीके से ये वॉल्यूम बढ़ रहा है आगे। अब हमको चेक करना है ये एपी फॉर्म हो रहा है कि नहीं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, 3V/4 माइनस V कितना आ गया? -V/4। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो, 9V/16 माइनस 3V/4 कितना एलसीएम? 16 हो गया एलसीएम, तो ये हो गया 9V माइनस 3V, 9V माइनस 3 4 जा 12V, ये हो गया -3V/4, 3V/16 माइनस 3V/16। तो देख लो यहीं पे इक्वल नहीं आ रहा है ना। तो अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो अगला टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। as a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, so this is not an AP। ये आंसर हो गया। अगर डिफरेंस इक्वल आ रहा होता ना तो और निकालते चले जाते हैं, बट डिफरेंस एक ही बार में इक्वल नहीं आया तो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। अगला इक्वल आ भी जाए तो भी एपी नहीं होगा, क्योंकि हर एक टर्म का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ये बात क्लियर है? बोलो। यस सर। क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, इतना कॉपी करो पहले, ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, थर्ड और फोर्थ मैं बता देता हूं बस, फिर एक साथ कर लेना। थर्ड और फोर्थ देख लो, सिंपल है बहुत, इतने में हो जाएगा। थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rise by 50 for each subsequent meter। तो पहले मीटर का कॉस्ट है 150, ओके। 2 मीटर कॉस्ट कितना होगा? 150 में 50 ऐड करके 200। 3 मीटर का कितना होगा? 250, फिर 300, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या आएगा? एपी होगी ये। सारे टर्म्स निकाल के देखना इस तरीके से, बोलो क्लियर है ना? यस सर। फोर्थ, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when principal is 10,000 deposited at compound interest 8% पर एनम, रेट है 8% पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं? पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। तो अमाउंट निकालते हैं, उसके बाद हम माइनस करके CI निकालेंगे। चलो, तो पहले साल का अमाउंट कितना आएगा? A1 मान लिया उसको, प्रिंसिपल है 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 1, तो ये हो गया 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 टू द पावर 1। ये पहले साल का अमाउंट हो गया। दूसरे साल का अमाउंट कितना होगा? बस पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 10,000 108 अपॉन 100 टू द पावर 2। तीसरे साल का अमाउंट कितना होगा? 10,000 108 अपॉन 100 टू द पावर 3। ये तो अमाउंट है। अभी इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो इसमें से प्रिंसिपल माइनस हो जाएगा, तो माइनस करने के बाद भी इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ना एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है ये फंक्शन। ये जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंट के टर्म्स में इंक्रीज हो रहा है। एक्सपोनेंट पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, तो ये कभी भी एपी नहीं आएगी, नॉट एन एपी। क्वेश्चन नंबर 1 सारे पार्ट्स क्लियर? बोलो। यस सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, उसको मिटा देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 देखते हैं कितने पार्ट्स हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, मैं सिर्फ एक पार्ट कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ एक पार्ट, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। तो अगर फर्स्ट पार्ट करें, दो पार्ट्स कर देता हूं कोई भी। फर्स्ट पार्ट में देखो ए दिया है 10 और कॉमन डिफरेंस दिया है 10। हमको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब A1 A2 A3 और A4, ये होते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स। इन सब में जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो A1 में सिर्फ A आता है, ये हो गया 10। A2 का मतलब A प्लस डी। अच्छा ये फॉर्मूला लिख देना, लेकिन इसको अप्लाई करने भी आना चाहिए। इसे किसी ने पूछ दिया A37, तो ये नहीं कि 37 इसमें डाल के निकालेंगे, ये तुमको तुरंत लिखने आना भी चाहिए। A37 का मतलब क्या होगा, देखो इसमें रहेगा A और D का जो कोएफिशिएंट रहेगा ना वो 37 से 1 कम रहेगा, 36। तो ये एक बार में लिखने आना चाहिए। ये नहीं 37 यहाँ पे रखेंगे, A37 A प्लस 37 माइनस 1 इंटू डी, इतना काम तो कर ही लेंगे, बच्चों वाला काम तो माइंड में कर लेंगे, तो ये आएगा वही A प्लस 36 डी ही आएगा। बट यहाँ से सीधा यहाँ पहुंचना है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। हाँ ये फॉर्मूला लिखना मत भूलना है। तो आप कोई सा भी टर्म पूछेगा इस तरीके से एक बार में माइंड में ये कैलकुलेट करके लिख देना, ऊपर फॉर्मूला जरूर लिखना। चलो तो देखो यहाँ पे A2 का मतलब A प्लस और D का कोएफिशिएंट क्या होगा 1, तो A प्लस डी। वैल्यू पुट करो A और D की, 10 प्लस 10 ये हो गया 20। A3 का मतलब A प्लस 2D, तो 10 प्लस 2 इंटू 10 20, ये हो गया 30। A4 का मतलब A प्लस 3D, तो ये हो गया 10 प्लस 3 इंटू 10, कितना हो गया 30 प्लस 1 40। चार टर्म्स लिख दिए, ये आंसर हो गया। एक पार्ट और कोई भी करवा लो मेरे से जिसका D थोड़ा सा डेंजरस हो। फिफ्थ पार्ट में A दिया है -1.25 और इसका D दिया है -0.25। देखो D नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो A1 वो A हो गया डायरेक्टली 1.25, A2 A प्लस D, A हो गया -1.25 और D हो गया -0.25। ये सिंप्लीफाई करके -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, इन दोनों को जब ऐड करोगे दोनों ही नेगेटिव है, तो -1.5। समझ में आ रहा है ना? हम आगे नहीं बढ़ सकते अब। मतलब आगे नहीं बढ़ सकते मतलब अच्छा नहीं, कुछ नहीं सर। A3 हो गया A प्लस 2D, तो -1.25 1.25 माइनस ये हो गया प्लस 2 इंटू -0.25, तो कितना आ गया -1.25, ये हो गया -2 से मल्टीप्लाई करके 0.5, तो ये आ गया -1.75। थर्ड टर्म निकल गया और फोर्थ टर्म, तो A प्लस 3D -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, तो ये हो गया -1.25 और -0.75, कितना आ गया माइनस का 2। तो ये बन गया, चार टर्म्स निकल गया, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गई ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म देन कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या पूछ रहा है, से फर्स्ट टर्म ये लिखा है, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट कॉमा लेके लिखा है 3 1 -1 और -3, ये चार टर्म्स दे दिया, आगे डैश 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 लगा दिया। बोल रहा है फर्स्ट टर्म लिखो और कॉमन डिफरेंस लिखो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है ये। फर्स्ट टर्म में 3, फर्स्ट टर्म 3 हो गया, और कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करोगे, सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म कर लो, सॉरी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, याद रखना नेक्स्ट में से पहले वाला माइनस करना है। तो 1 -3 कितना आ गया -2। इस तरीके से कर लोगे सारे पार्ट्स। यस सर। अगर एपी कंफर्म्ड है तो एक बार में निकालोगे, वही डी हो जाएगा। अगर वो बोल रहे हैं कि दिस इज एन एपी फाइंड डी, तो एपी उसने कंफर्म कर दिया कि ये एपी है, तो फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लो, या फोर्थ माइनस थर्ड कर लो, एक बार में डी निकल जाएगा। लेकिन बोलेगा एपी है कि नहीं पता लगाओ, तब तुमको सारे टर्म्स का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। अगर डिफरेंस इक्वल है तब एपी होगी। इन दोनों बातों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स कर लेना ऐसे ही। फोर्थ में बहुत सारे पार्ट्स हैं। फोर्थ का देखो मैं बेसिक फंडा बता देता हूँ, सारे पार्ट्स तो नहीं करा पाऊंगा। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. तो पहले AP कंफर्म करना है, अगर AP हो जाएगा तो उसके बाद हमको 3 और टर्म्स लिखने हैं। पहला लिखा है 2 4 8 16 डैश डैश डैश। तो जितने भी टर्म्स दिए हैं उन सारे टर्म्स का डिफरेंस पहले देखेंगे इक्वल है कि नहीं। अगर डिफरेंस इक्वल होगा तो ही हम नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे। तो A2 माइनस A1 कितना हो गया 4 -2, ये आ गया 2। तो अभी इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है। अब A3 माइनस A2, अब इन दोनों का डिफरेंस, तो 8 -4 कितना आ गया 4। देखो डिफरेंस इक्वल नहीं है, यही पे आंसर हो गया। एज
A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. So this is not an AP. यही पे आंसर हो गया। बोलो क्लियर? यस सर। सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में सीरीज है, जो प्रोग्रेशन है 2 5/2 3 7/2 डैश डैश डैश। तो फिर से निकालो A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लो, 2 और 4 मतलब 2 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम हो गया 2, ये बन गया 5 माइनस 4 कितना आ गया? 1/2। फिर A3 माइनस A2, A3 मतलब 3 माइनस 5/2, तो 3 2 जा 6 माइनस 5 ये भी 1/2। दोनों इक्वल आ गया तो नेक्स्ट पे भी जाना है। A4 माइनस A3 7/2 माइनस 3, ये देखो 7 माइनस 6 तो 7 माइनस 6 हो गया 1/2, तीनों इक्वल आ गए। तो अब क्या लिखोगे? इट इज एन एपी। अब ये एपी कंफर्म हो गया तो इसमें ए फर्स्ट टर्म हो गया और डी, समझ आ रही है बात? यस सर। ये एपी कंफर्म हो गया। अब हमको इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है। तो इसमें कितने टर्म्स दे रखे हैं? 1 2 3 4th तक दे चुका है ये, हमको 5th निकालना है, 6th निकालना है और 7th निकालना है। इन तीनों के लिए फॉर्मूला कौन सा रहेगा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो तो A5 निकालने के लिए क्या करना है? A प्लस 4D। तो A हो गया 2, 4 इंटू 1/2, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, 2 प्लस 2 हो गया 4। A प्लस 5D, 2 प्लस 5 इंटू 1/2, ये हो गया 2 प्लस 5/2, 5 ये डबल हो गया 4 प्लस 5 9/2। A7, A प्लस 6D, 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 से ये कैंसिल 3 टाइम्स, 3 2 3 प्लस 2 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स ये हो गए। तो कभी ऐसा भी होगा कि एपी बने ही ना, और कभी एपी बन जाती है तो फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखना है। दोनों टाइप हमने कर लिया। यहां तक क्लियर? बोलो। यस सर। थर्ड पार्ट तो कर लेना, फोर्थ पार्ट कर सर लेना। एक पावर वाला भी है। हाँ वो सारे सिलेक्टेड पार्ट्स में कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखो, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। देखो पहले निकालो A2 माइनस A1। A2 का मतलब 3 प्लस रूट 2 और माइनस 3। A1 जो है वो मोनोमियल है, सिंगल टर्म में है, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। 3 से 3 कैंसिल, ये डिफरेंस आ गया रूट 2। अब निकालो A3 माइनस A2। A3 ये रहा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, अब देखो A2 जो है ना वो 2 टर्म्स है, यहाँ पे ब्रैकेट डालना जरूरी है। तो ये बन गया 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, ठीक है ना। 3 से 3 फिर कैंसिल, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 निकल गया, कितना बच गया? रूट 2। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम नेक्स्ट भी निकालेंगे। A4 माइनस A3, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, तो ये बन गया 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। 3 से 3 कैंसिल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 फिर से रूट 2। देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, रूट 2 रूट 2 रूट 2, तो ये एपी है। तो यहाँ पे कंफर्म करो एन एपी। तो अगर एपी हो गई तो फिर इसका ए फर्स्ट टर्म और डी रूट 2। अब ये 1 2 3 4 तक के टर्म्स दे चुका है, तो हम A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे। A5 का मतलब A प्लस 4D, तो 3 प्लस 4 और D हो गया रूट 2। ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ये हो गया A प्लस 5D, तो 3 प्लस 5 रूट 2, A प्लस 6D, 3 प्लस 6 रूट 2, और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है फिफ्थ पार्ट? यस सर। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला कर लेना, सेवेंथ कर लेना, एट्थ कर लेना, नाइन्थ भी कर लेना। टेंथ देखो, टेंथ में एपी है A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। A2 माइनस A1, 2A माइनस A कितना आ गया? A।
A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A, ये भी A आ गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं, आगे भी निकालो। A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A, कितना हो गया A, तीनों इक्वल आ गए, तो इट इज एन AP, ये AP है। अब इसका नेक्स्ट, तो A4 तक दे दिया है, A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे, ये कितना होता है A प्लस 4D। अब इसका A जो है ना वो खुद A है, देख रही हो, फर्स्ट टर्म खुद A ही है, और प्लस 4, इसका D भी A है, यही D होता है, तो कितना हो गया 4 प्लस 1 5A, 4A के बाद वैसे भी 5A आना था, A प्लस 5D, A है और 5 इंटू A, तो ये हो गया 6A, A प्लस 6D, A प्लस 6A, ये हो गया 7A। क्लियर? यस सर। 10th के बाद 11th में है A स्क्वायर, A क्यूब, A टू द पावर 4। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट में कि एक्सपोनेंशियली जो राइज करता है वो AP नहीं होता है, अगर बेस नीचे 1 है तभी AP होता है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, A का पावर 1 है, 2 है, 3 है, पावर राइज होता जा रहा है, तो बेस अगर 1 नहीं है तो AP नहीं बनता है। चलो निकालो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A स्क्वायर माइनस A, इन दोनों में से A कॉमन करके A माइनस 1, तो ये आ रहा है कॉमन डिफरेंस। A3 माइनस A2, तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो A माइनस 1। अब देखो इन्हीं को इक्वल है, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, A माइनस 1 और ये A स्क्वायर A माइनस 1 इक्वल नहीं है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। As A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so this is not an AP। यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 देखो, 12th में जो टर्म्स हैं वो √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। पहले इसको ना सिंप्लीफाई कर लो, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। √2 तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, √8 जो है, यहां देखो √8 को कैसे लिखना है, 8 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बन गया 2 स्क्वायर इंटू 2। अब ये पढ़ा है हमने 8th क्लास में कि जिस भी नंबर पे स्क्वायर बना है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है, तो ये हो गया 2√2। तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। √18 देखो, √18 को ऐसे ही क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 पे स्क्वायर बन गया, रूट के बाहर क्या आएगा 3√2, तो √18 क्या हो गया 3√2। इसी तरीके से √32 जब निकालेंगे, √32 क्या आएगा, इसको 4 इंटू 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 16 इंटू 2, तो 4√2, ये वाला हो गया 4√2 डैश डैश डैश। तो अब निकाले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देखो यहां पे, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना होगा 2√2 माइनस √2, तो लाइक टर्म्स है ये, सब्ट्रैक्ट करके √2। A3 माइनस A2, 3√2 माइनस 2√2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होके फिर से √2, तो इक्वल आ रहा है, नेक्स्ट भी निकालना है। A4 माइनस A3, 4√2 माइनस 3√2, ये भी आ गया √2, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, मतलब ये AP बन रही है, इट इज एन AP। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालें, तो A5 का मतलब A प्लस 4D, तो A है कितना √2, ये हमारा फर्स्ट टर्म A है, इसका कॉमन डिफरेंस भी √2 ही है, तो 4√2। अब देखो सारी बात रूट के टर्म्स में हो रही है ना, तो हम भी रूट के टर्म्स में लिखेंगे, ये 4√2 और √2 मिलके हो गया 5√2। अब पिछली बार हमने क्या किया था, जिस नंबर पे स्क्वायर बना था वो रूट के बाहर आ गया था, अब 5 ऑलरेडी रूट के बाहर है, हमको उसको रूट के अंदर ले जाना है, तो ये जो 5 है ना वो स्क्वायर बन के रूट के अंदर जाएगा, जो 5 है वो स्क्वायर करके रूट के अंदर जाएगा, तो ये बन गया √50। 5√2 को सिंप्लीफाई कर लो, √50 आएगा।
फिर निकालना है a6, तो a6 हो गया a प्लस 5d, ये हो गया √2 प्लस 5√2 मतलब 6√2। तो 6 को भी रूट के अंदर शिफ्ट करो, स्क्वायर करके जाएगा 36 बन के जाएगा अंदर। 36 इंटू 2 कितना हो गया 72, और a7 हो गया a प्लस 6d, तो ये हो गया √2 प्लस 6√2 मतलब 7√2। अब 7 को भी स्क्वायर करके शिफ्ट करो, तो 7 जब स्क्वायर बन के जाएगा तो 49 बन जाएगा अंदर जाके, और ये हो गया √98। तो ये भी हमने रूट के फॉर्म में लिख लिया। बोलो क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 12th के बाद 13th है, 14th है और 15th है। हम तीनों कर देता हूं, देखो 13th में जो नंबर है वो √3, √6, √9, √12 और डैश डैश डैश। देखो √3 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो ऐसे ही रहेगा। √6 को क्या कर सकते हैं? √6 को भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर पहले वाला काम करें 6 के साथ, तो √6 में क्या होगा, 3 इंटू 2 लिखेंगे बहुत करेंगे तो 3 पे भी स्क्वायर नहीं बना, 2 पे भी स्क्वायर नहीं बना, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे ही रहेगा। √6 को सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो वो √6 ही रहेगा। √9 को कर सकते हैं सिंप्लीफाई। √9 क्या होगा, 3 इंटू 3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर, रूट के बाहर 3। इसको 12 को नहीं कर सकते। 12 को नहीं कर सकते, अभी देखते हैं। 12 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 स्क्वायर है, 2√3 आ गया बाहर, एंड डैश डैश डैश। निकालें जरा a2 माइनस a1, तो ये हो गया √6 माइनस √3। देखो लाइक टर्म्स नहीं है, ये एप्पल है ये मैंगो है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, इतना ही रह जाएगा, इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, √6 माइनस √3 को √3 मत लिख देना, ठीक है ना, ये √6 है ये √3 है, लाइक टर्म्स नहीं है। तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे, a3 माइनस a2, 3 माइनस √6, इसको भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये भी ऐसे ही रह जाएगा। अब दोनों इक्वल तो है नहीं, as a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, so it is not an AP, ये AP नहीं है, ठीक है। 14th और 15th में से मैं 14th कर देता हूं, 15 तुम कर लेना, सिंपल है। देखो 14th 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर डैश डैश डैश, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो पहले। तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 एंड डैश डैश डैश। उसके बाद कर लोगी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल लेना। 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लेना, 25 माइनस 9 हो गया 16, तो इक्वल नहीं है, छोड़ दो आगे मत जाओ। a1 माइनस सॉरी a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, so it is not an AP। ये हो गया आंसर, यही 15 पार्ट कर लेना इसका, ओके। चलो कॉपी करो एक्सरसाइज 5.2। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो पहले समझ लो। सबसे पहले हमको nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, हमको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करने आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो क्लास 8th में पढ़ा था वो सॉल्व करने आना चाहिए। एग्जांपल 3x प्लस 12 इक्वल टू 20 है, तो यहां से हमको x की वैल्यू फाइंड करने का प्रोसीजर पता होना चाहिए। कैसे करते हैं, 12 को यहां ले जाते हैं, फिर 3 को इधर शिफ्ट करके x निकाल लेते हैं, तो ये प्रोसीजर हमको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 3, हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालने आना चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको भी सॉल्व करने का प्रोसीजर पता होना चाहिए। ये हमने क्लास 10th में ही पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3। तो कैसी सिचुएशन होती है, 3x प्लस 7y अगर 10 है, 2x माइनस 9y माइनस 7 है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y हमको निकालने का तरीका पता होना चाहिए। तो
तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये तीन हमको अच्छे से आते हैं तो 5.2 बहुत इजी है, बहुत इजी है। थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम के लिए हमको इंग्लिश भी चाहिए थोड़ी बहुत, और ये तीन कॉन्सेप्ट्स मेन है। ये अगर नहीं पता है तो 5.2 करने में बहुत परेशानी आएगी। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट्स क्या क्या नोट कर लो। nth टर्म का फॉर्मूला, क्लास 8th में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में सॉल्व करने का मेथड, और 10th से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने का प्रोसीजर। हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल दिख रहा होगा। ये टेबल देखो, टेबल में क्या क्या है। ये टेबल बुक से देखना अपनी अपनी। फिल इन द ब्लैंक्स है। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस, ए एन का मतलब nth टर्म, और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, पहले तो ये समझो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ यही फॉर्मूला चलेगा। इस फॉर्मूले में कितने वेरिएबल्स हैं अभी? इस फॉर्मूले में पहला वेरिएबल है ए एन, दूसरा वेरिएबल है ए, तीसरा एन, और चौथा है डी। इन चार वेरिएबल्स में चारों अभी हमारे लिए अननोन है। इसमें से अगर कोई भी तीन मैं दे दूं, जैसे ए एन दे दिया, ए दे दिया और डी दे दिया, और पूछूं एन बताओ, तो क्या करोगे? जो जो पता रहेगा इस फॉर्मूले में डाल देना, और जो बच जाएगा उस वाले वेरिएबल में ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा वन वेरिएबल सिचुएशन। जैसे मान लो ए एन दे दिया, तो ये वाली पता चल गई हमको, ए मालूम चल चुका है और डी मालूम चल चुका है। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो सिर्फ एन जो रहेगा ना वो अननोन रहेगा। तो ये रिड्यूस हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो हमने क्लास 8 में सॉल्व करना सीखा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको यही करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या दिया है पहले वो नोट करें। ए दे दिया 7, डी दे दिया है 3, एन 8 दे दिया है, और ए एन पूछ रहा है। कोई बात नहीं, तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस वाले में क्या करना है, nth टर्म अननोन है उसको छोड़ दो, a की जगह पे 7, n माइनस वन, तो ये हो गया 7, n माइनस वन कितना हो गया 7, और मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो गया 7 प्लस 21, 28 फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या क्या दिया है पहले वो कलेक्ट करो। a दिया है -18, इस बार हमसे d पूछ रहा है, और n की वैल्यू 18 दे रखा है, और d की वैल्यू उसने अननोन करी हुई है, d की वैल्यू नहीं पता है। लास्ट में क्या दिया है, nth टर्म इसका 0 दिया है, nth टर्म 0 दिया है, n की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। तो an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें देखो क्या क्या रखते हैं। nth टर्म की जगह पे हमने 0 पुट कर लिया, a की जगह पे -18 पुट कर लिया, n की जगह 18, तो ये हो गया 17, और d की जगह पे d अननोन छोड़ दिया। तो ये इक्वेशन जो मैं बात कर रहा था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में रिड्यूस हो चुकी है। n यहाँ पे 10 है, मैंने 18 दूसरे वाले पार्ट का ले लिया है। n जो है वो 10 है, थर्ड पार्ट का d हमने लिख लिया है, n जो है वो 10 है, तो ये बच गया 9। अब इसमें से अगर d निकाले, चलो ये पार्ट में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो इस 18 को यहाँ ट्रांसपोज करो, 18 हो गया 9d के इक्वल, तो d की वैल्यू कितनी मिल गई 2। इस तरीके से हमारे बाकी पार्ट्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, एक बार फोर्थ मैं करके दिखाऊं। फोर्थ में a दे दिया -18/9, d भी मिल चुका है, d है 2.5, n नहीं पता इस बार, और nth टर्म हमको पता है 3.6, तो फॉर्मूले में डाल दिया। हर बार nth टर्म का फॉर्मूला लिखना है, इतनी बार लिखना है कि लिखते लिखते याद हो जाए। nth टर्म का फॉर्मूला 3.6, उसकी वैल्यू -18.9, n अननोन है उसको वैसे ही ट्रीट करो, और d की वैल्यू 2.5। तो इस वाले में क्या करना है हमको, n की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इस 18.9 को इधर ट्रांसपोज करो, तो 3.6 में वो प्लस कर लिया, इधर क्या बचा 2.5 इंटू n माइनस वन। आगे देखो, तो 18.9 और 3.6 ऐड करो, 18.9 और 3.6 ऐड करके कितना मिलेगा, 9 और 6 15, कैरी 1, 22.5। तो 2.5 इंटू n माइनस वन, ये हो गया 22.5।
n माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो 22.5 अपॉन 2.5। तो ऊपर से डेसिमल, नीचे से डेसिमल हटा लिया 10 से मल्टीप्लाई करके। अब ये 10 से 10 कैंसिल और डेसिमल भी गायब हो गए। 25 का ये 9 टाइम्स कट जाएगा, तो n माइनस 1 हो गया 9, n की वैल्यू हो गई 10। एक बात दिमाग में एकदम नोट कर लो, n जब भी निकालोगे ना, n जब भी निकालोगे नंबर ऑफ टर्म्स है ये, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी पॉइंट में नहीं आता है, डेसिमल में नहीं आएगा। तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ये जब भी कैलकुलेट करोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए, इंटीजर भी नहीं, इंटीजर में नेगेटिव आते हैं। तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, number of terms are always natural number। नेचुरल नंबर याद होगा, रियल नंबर में पढ़ा था 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो n की वैल्यू हमेशा काउंटिंग नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं उनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। तो n कभी भी पॉइंट में आ गया, कभी भी नेगेटिव अगर आ गया तो वहां पे रुक जाना, गलत हो गया। n क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास 10.5 बच्चे मेरे क्लास में, ये लॉजिक नहीं बनती है। तो नंबर किसी भी चीज का हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहां तक कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, इसमें कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, कॉपी करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो, ये सारे एमसीक्यू हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स हैं, मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूं, सेकंड पार्ट होमवर्क रहेगा। 30th term of this AP is dash dash dash। तो एक AP गिवन है, वो AP है 10 7 4 एंड डैश डैश डैश, लास्ट टर्म नहीं पता है। तो इस AP का 30th टर्म निकालना है, A30। अभी जो हमने किया है ना टेबल वाला, वही क्वेश्चन है ये बिल्कुल। सबसे पहले हमें इस AP को देख के A की वैल्यू 10 लिखनी है। फर्स्ट टर्म A हो गया, कॉमन डिफरेंस ये AP कंफर्म कर रहा है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कोई भी एक कर सकते हो। तो 7 माइनस 10, इसका D जो है वो नेगेटिव है, डिक्रीजिंग AP है, देख सकते हो। N यहाँ पे क्या है? 30, क्योंकि 30th टर्म पूछ रहा है तो N को 30 ले लिया। AN का फॉर्मूला लिखो, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मतलब A30, यही आंसर होने वाला है। A का मतलब 10, N यहाँ पे 30 माइनस 1 इंटू D। D कितना है? -3। तो ये हो गया 10 माइनस 29 इंटू, ये प्लस का 29 इंटू -3, तो ये आ गया 10 माइनस 57, नहीं 29 इंटू 3 इज 87, तो ये आ गया माइनस का 77। चेक करो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट होमवर्क है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, उसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या प्रोसीजर है वो देखो, बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको 2 वेरिएबल का इक्वेशन मिलेगा, 10th क्लास में जो बताया था ना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, वो सिचुएशन मिलेगी और हमको सॉल्व करके निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में 2 है, फिर यहाँ एक बॉक्स बना है, उसके बाद है 26। तो इस एपी में, इसमें 5 पार्ट्स हैं टोटल, मैं 1 2 करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमको फर्स्ट टर्म दे दिया है, फर्स्ट टर्म मतलब ए दे दिया है, ए की वैल्यू 2 है, और 1 2 3 थर्ड टर्म भी दे दिया है। थर्ड टर्म होता क्या है? a प्लस 2d, और उसकी वैल्यू है 26। तो एक्चुअली ये फर्स्ट और ये सेकंड 2 इक्वेशंस मिली है। ये अलग बात है, पहले इक्वेशन में हमको वैल्यू ही डायरेक्ट मिल गई। अब इस वैल्यू को दूसरे वाले में पुट करनी है, तो a की जगह पे 2 और ये 2d कितना हो गया? 26। इस 2 को यहाँ ट्रांसपोज करो, तो 2d हो गया कितना? 24, और d की वैल्यू मिल गई 12। तो जैसे ही हमको a और d मिलेगा, हम कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, अगर उस AP का हमको a और d पता है तो कोई सा भी टर्म हमारे कंट्रोल में है। अब इसने सेकंड टर्म पूछा है, क्योंकि सेकंड टर्म मिसिंग कर दिया। सेकंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस d, तो a हमको मिला 2 और d हमको मिला 12, ये कितना आ गया? 14। तो इस बॉक्स में क्या पुट करना है? 14। इस बॉक्स में हमको 14 पुट करना है। तो ये एक पार्ट कर लिया, इसी तरीके से इसके बाकी सारे पार्ट्स भी होंगे, मैं 1 2 और करके दिखा देता हूं। इसका 5th पार्ट करते हैं पहले। 5th पार्ट में बच्चों को काफी परेशानी हो सकती है, वैसे अगर बात को समझ गए होगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, फिर इसका थर्ड टर्म मिसिंग है, फिर फोर्थ टर्म मिसिंग है, और फिर इसका 5th टर्म भी मिसिंग है, और लास्ट टर्म जो कि 6th है
वो -22 है। इस बार हमको 4 टर्म्स निकालने हैं इसके। कौन कौन से टर्म्स निकालने हैं? फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। ये देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म तो दे दिया है A2, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म मिसिंग है, फिफ्थ टर्म मिसिंग है और सिक्स टर्म फिर से दे दिया है। तो जो दो टर्म्स दिए हैं उनको लेके हम दो इक्वेशन बनाते हैं इस बार की तरह। तो A2 जिसकी वैल्यू A प्लस डी होती है और वो इस क्वेश्चन में 38 है। तो हमको A और D में फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है। फिर ये A6 है, A6 का मतलब A प्लस 5D और वो इस क्वेश्चन में -22 है। तो A और D में हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, A और D हमको वहां से मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूं सॉल्व करके। तो इन दोनों इक्वेशंस में हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। आई होप ये मेथड सबको क्लियर है। एलिमिनेशन मेथड, इसमें हम एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं। तो एपी के केस में जनरली क्या होता है, जो दो इक्वेशंस हमको मिलती हैं ए और डी में, उसमें ए का कोएफिशिएंट सेम रहता है। तो हमको सिंपली इसको माइनस कर लेना पड़ता है, क्योंकि जब प्लस प्लस हो तो माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट करने में नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज करते हैं, ये माइनस माइनस और ये माइनस, ए से ए हमारा कैंसिल। तो d -5d, ये हो गया माइनस का 4d, इधर से कितना आ गया, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 60। d की वैल्यू मिल गई -15, d हमको -15 मिल गया। अब d मिल चुका है, a निकालेंगे। तो d की वैल्यू फर्स्ट सेकंड कहीं पे भी डाल के, a प्लस d था 38, a -15 38, तो a की वैल्यू यहां से मिल गई 53। अब मैंने बताया कि a और d अगर मालूम चल चुका है तो हम कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म पहले फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म तो सिर्फ a होता है, वो हो गया 53। फर्स्ट के बाद इसने थर्ड टर्म पूछा है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d, तो 53 प्लस 2 इंटू -15, ये कितना आ गया 53 माइनस 30, जो कि होता है 23। फिर इसने a फोर्थ भी पूछा है। a फोर्थ का मतलब a प्लस 3d, तो a हो गया 53 माइनस 3 इंटू 15, ये माइनस आगे कर लिया। तो 53 माइनस 45 कितना आ गया 8, और a5 हो गया a प्लस 4d, तो 53 माइनस 4 इंटू 15, ये 53 माइनस 60 माइनस का 7। तो सारे बॉक्सेस में क्या क्या डालना है वो हमको मिल चुका है। पहले बॉक्स में हमको 53 पुट करना है, दूसरे बॉक्स में A3 वाले बॉक्स में 23, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे -7 और ये -22। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी बचे पार्ट जो है मुझे लगता है कर लोगे, किसी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ को होमवर्क मार्क कर लेना, यहां तक कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो एक बात याद कर लो, जब भी ये बोले विच टर्म, ओके, जब भी बोले विच टर्म तो हमेशा nth टर्म मान लेना। जब भी एपी में पूछे विच टर्म तो हमेशा लेट दैट टर्म बी an एंड फाइंड n। क्या मतलब हुआ इसका? क्वेश्चन में जब भी बोलेगा विच टर्म ऑफ दिस एपी इज दिस दिस दिस, ऐसे जब भी बोलेगा तो मान लेना nth टर्म हो जाएगा, वो उस वाले टर्म को nth टर्म मान लेना और वहां से n फाइंड कर लेना। अगर n तुम्हारा 13 आ गया तो बोल देना 13th टर्म हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। तो ये भी कुछ हद तक क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। एक एपी गिवन है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। इसका एक टर्म दे दिया 78, कौन सा टर्म है वो बताना है। तो हमने क्या कर लिया, लेट nth टर्म बी 78 एंड n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस AP के लिए a फर्स्ट टर्म 3 है, d बताओ प्रिशा। 5। a मिल गया, d मिल गया, an मिल गया, तो n निकाल सकते हैं। जैसे इस वाले फॉर्मूले में an पता है, a पता है, d पता है, तो n निकाल ही लेंगे। वैल्यू पुट करें, 78 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे 5।
पहले तो ये 3 ट्रांसपोज हो गया, 75 इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1, ये 5 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब ये 5 इधर ले आओ, तो 75 बाई 5 हो गया 15, 15 इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू मिल गई 16। तो अब हम ये बोलेंगे इस AP का 16th टर्म 78 है, इस AP का 16th टर्म 78 है। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखे, जब भी विच टर्म के बारे में बात करें तो हम क्या बोलेंगे, nth टर्म होगा, वो nth टर्म मान लेंगे उस टर्म को, और वहां से n फाइंड कर लेंगे, तो वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, चलते हैं आगे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फिफ्थ का देखो, फिफ्थ में 2 पार्ट्स हैं, मैं सेकंड पार्ट कर देता हूं। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, सारे हमारे टेबल वाले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो सेकंड पार्ट में जो एपी है वो 18, 15, 1/2, फिर 13 एंड सो ऑन टिल -47, डिक्रीजिंग एपी है ये। इसमें हमको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए। चलो a की वैल्यू 18, d की वैल्यू देखो, d की वैल्यू निकालना है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, तो a2 माइनस a1 करो, 15 1/2 माइनस 18, इसको जरा सिंप्लीफाई करो, तो 30 प्लस 1, 31/2 माइनस 18, ये हो गया 31 माइनस 36 अपॉन 2, ये हो गया माइनस का 5/2। तो ऐसे सिचुएशन में मैं तुम्हें d निकालने का एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखो ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करो, एक छोटी सी बात समझो मेरी। इस टर्म का डिफरेंस कितना है, d, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, d। अब मुझे एक बात बताओ, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना होगा, बोलो। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस, सेकंड और फर्स्ट। माइनस माइनस में नेगेटिव आएगा, -5। क्वेश्चन सुनो ठीक से, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है d, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस है d। अब मैं पूछता हूं थर्ड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या है, 2D। 2d, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 2d है ये। तो थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करो, कितना आ रहा है 5, माइनस का 5 आ रहा है, 13 माइनस 18 कितना होगा, माइनस का 5, उस वाले को हाफ कर लो, क्योंकि ये 2d की वैल्यू है, 2d की वैल्यू कितनी आ गई, -5, तो यहां से d निकाल लो, -5/2, इससे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। समझ आ रही है बात। यस सर। तो जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन में हो ना, ये एक बार देख लेना, क्या पता इस तरीके से जल्दी हो जाए। ठीक है सर। ए मिल गया, डी मिल गया, nth टर्म देखो, nth टर्म है माइनस सर का। ये तभी कर ले जब वो फ्रैक्शन में हो। हाँ और क्या, अगर मान लो हमारा एपी ऐसे हो, 18 हो, फिर 15 हो, फिर 12 हो, जब ये फ्रैक्शन में नहीं है तो फिर माइनस करने में क्या दिक्कत है। ये तो तब है जब थोड़ा फ्रैक्शन में हो, हमें रफ में जाना पड़ रहा है, तो एक बार उसके बाद वाला टर्म देख लेना, उसके बाद वाला टर्म देख लेना, अगर ये भी फ्रैक्शन में हो तो उसके बाद वाला देख लेना। ओके। ओके, उसके बाद वाला अगर मान लो ऐसे मिल जाए, ये 18 हो, ये मान लिया फ्रैक्शन में है, ये भी मान लिया फ्रैक्शन में है, और ये मान लिया हमारा 12 है, ये सही दिख रहा है हमको, तो कितने टर्म स्किप किए हो वो देख लो, ये एक डी हो गया, ये 2d हो गया, और ये एक और डी हो गया, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3d, है ना। तो 12 यस। में से 18 माइनस करके -6, और उसको 3 से डिवाइड कर लेना, तो इस एपी का d-2 हो जाएगा। ये पकड़ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। यस सर। तो इस तरीके से कर लेना, आंसर बहुत जल्दी निकल जाता है, वरना रफ में जाके निकालना पड़ता है। तो जो भी हो, मर्जी अपनी है, हम तो ऐसे ऐसे मेथड्स हम लोग खुद ही डेवलप कर लेते हैं कभी कभी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एग्जाम में हम मतलब सीख के नहीं जाते हैं, बट वहां ऑन द स्पॉट हमको डिसीजन लेना पड़ता है, और वो बिल्कुल करेक्ट बैठता है, क्योंकि अंडर प्रेशर ना हम सारे बहुत ही मैच्योर हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे से काम कर लेते हैं। तो a मिल गया 18, d मिल चुका है, an मिल चुका है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। चलो फॉर्मूले में डालते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो an की वैल्यू -47, a हमारा 18 है, n अननोन रहेगा, उसको वैसे ही छोड़ दो, और d की जगह पे -5/2, देखना अच्छे से। तो ये -47, 18 को इधर शिफ्ट कर लो, वो भी माइनस हो गया, ये हो गया माइनस का 5/2 इंटू n-1। देखते रहना, पहले तो इन दोनों को सॉल्व करो, 47 और 18,
65 हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का 5/2 इंटू n-1। ये माइनस और माइनस पहले हटा लो दोनों साइड से। 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लिया। तो 65 इंटू 2 हो गया 130 और ये 5 इसके नीचे आ गया, इक्वल टू n-1। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो n-1 कितना मिला देखो, कैंसिल करो इसको, 26। n-1 हो गया 26, तो n की वैल्यू क्या हो गई 27। एक बार देख लो इंटीजर है कि नहीं, सॉरी इंटीजर बोल रहा हूँ, नेचुरल नंबर है कि नहीं। नेचुरल नंबर है तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगली क्लास पे जब हम मिलेंगे तो 5.2 के बाकी बचे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।